हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ा रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हमने रोमांटिक एज तक बड़े ही अच्छे से और बड़े ही आसानी से समझ लिया है। आज की क्लास हम वहीं से शुरू करने वाले हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। लास्ट क्लास में हमने बात की रोमांटिक एज की, तो वहाँ से आगे हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में विक्टोरियन एज के बारे में। अगर हम विक्टोरियन एज की बात करें तो दोस्तों विक्टोरियन एज का नाम पड़ा है क्वीन विक्टोरिया के नाम पर। क्वीन विक्टोरिया 1837 में इंग्लैंड में आती हैं और वो 1837 से 1901 तक रूल करती हैं इंग्लैंड पर। तो हम कह सकते हैं कि विक्टोरियन एज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1837 से 1901 तक जाता है। दोस्तों, मैं जरा आपको बता दूं कि आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज भी आपके लिए क्लास शूट अपने रूम से ही कर रहा हूँ अपने नोट्स के थ्रू। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आएगी बिकॉज मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। देखिए दोस्तों, अगर हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं तो इस एज को विक्टोरियन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में इंग्लैंड की क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया 1837 में इंग्लैंड की क्वीन बनी थी और वो 1901 तक रही थी, यानी 63 इयर्स तक क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन रही थी। और मैं आपको बता दूं, अब तक के टाइम ड्यूरेशन में, अब तक जितना हमने पीछे पढ़ा है हिस्ट्री में, क्वीन विक्टोरिया का टाइम ड्यूरेशन सबसे लंबा था। इसके बाद में हाँ एलिजाबेथ सेकंड आएंगी जिनका टाइम ड्यूरेशन क्वीन विक्टोरिया से ज्यादा था, बट अब तक अगर हम बात करें तो क्वीन विक्टोरिया का टाइम ड्यूरेशन 63 इयर्स था, जो अब तक का सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, इसीलिए इस एज को विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक जनरल बात ही जानते हैं कि देखिए क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनी कैसे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रोमांटिक एज में किंग थे जॉर्ज थर्ड, जो कि पागल माना जाता था, बिल्कुल सन के टाइप का, और इसकी पागलपन की वजह से ही इसका बेटा जो जॉर्ज फोर्थ था वो गद्दी पर बैठ गया। और इसके बाद जॉर्ज थर्ड का दूसरा बेटा विलियम फोर्थ इंग्लैंड का किंग बना। अब देखिए, विलियम फोर्थ की डेथ के बाद में जॉर्ज थर्ड की भतीजी थी विक्टोरिया, वो इंग्लैंड की क्वीन बन जाती है और उस वक्त विक्टोरिया की एज थी 18 इयर्स। देखिए दोस्तों, 1848 से 1860 ये जो 12 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन है, इसको कहा जाता है एज ऑफ द प्री राफ्लेटीज। बिकॉज इस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे ये पीरियड ऑफ राफेल से जो पहले का टाइम ड्यूरेशन था ना, उसको फॉलो कर रहे थे। और राफेल का टाइम ड्यूरेशन था 1483 से 1520 तक का। देखिए, इनिशियली ये तो था प्री राफेलिटीज, ये इनिशियली क्या था, एक पेंटर्स का मूवमेंट था, बट धीरे धीरे ये लिटरेरी मूवमेंट बन गया। ये आइडिया था, इसने एक लिटरेरी मूवमेंट का फॉर्म ले लिया। अब हम देखिए फीचर्स ऑफ प्री राफेलिटीज की बात कर लेते हैं। जो प्री राफेलिटीज था, इसके फीचर क्या थे। देखिए, सिंबोलिज्म, सेंससनेस, मेडिवलिज्म, ट्रूथफुलनेस और सिंपलिसिटी। अब देखिए 1880 और 1901 ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको कहा जाता है एज ऑफ एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस। देखिए यहाँ पे क्या था, विक्टोरियन स्पिरिट और स्टैंडर्ड का फॉल हो रहा था। जो विक्टोरियन स्पिरिट थी और स्टैंडर्ड था, उसका डिके हो रहा था, फॉल हो रहा था, इसलिए इस एज को कहा जाता है एज ऑफ एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस। 1880 से 1901 के बीच का टाइम है। अब देखिए, इस टाइम पे फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आया 1832 में, सेकंड रिफॉर्म एक्ट आया 1867 में, थर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1884 में, यानी काफी सारी रिफॉर्मेशंस हो रही थी। देखो यहाँ पे क्या था, इस टाइम ड्यूरेशन में विक्टोरियन एज में वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे प्रत्येक मेल को। और बता दूं आपको, काफी सारी सोशल चेंजिंग आ गई थी लाइफ में। जो डेमोक्रेसी थी वो प्रोग्रेस में थी, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ हमारी प्रोग्रेस हो रही थी। जो धीरे धीरे ब्रिटेन था वो डेमोक्रेटिक तरफ जा रहा था। 1833 में स्लेवरी एबोलिशन एक्ट आया था। जो स्लेव्स थे उनको बेटा फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, बिल्कुल फ्री, कि भाई अब से क्या जो स्लेव्स हैं वो फ्री हैं। चिमनी स्वीप एक्ट आया जो 1840 में आया था, और फैक्ट्री एक्ट आया 1833 में। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, द मेजर एस्पेक्ट ऑफ दिस पीरियड इज द लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा माना जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के शासन में कभी सूरज छिपता ही नहीं था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया था इन्होंने।
काफी जो इनका एम्परर था, जो इनका साम्राज्य था, वो काफी लार्ज स्केल पे इन्होंने एक्सपेंशन कर लिया था। वैसे हम जानते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश का रूल तो था ही, पर 1861 में विक्टोरिया एम्परर बन गई थी इंडिया की। दोस्तों ये जो एज थी ना, ये डिलेमा से भरी हुई थी। यानी इस एज में काफी सारा कंफ्यूजन था, हमको देखने को मिलता है। देखो वो कैसे, इस एज को पीस ऑफ प्रोस्पेरिटी कहा जाता है, इस एज को कंफ्यूजन एंड एक्सपेक्टेंसी भी कहा जाता है, एज ऑफ साइंटिफिक भी कहा जाता है, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस भी कहा जाता है। और देखो इसी एज को एज ऑफ पेसिमिज्म कहा जाता है। अब आप समझ रहे हो ना, एक तरफ पॉजिटिव बातें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ निगेटिव बातें हो रही हैं। अब देखिए इस एज को पेसिमिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, स्लम्स इंक्रीज हो गए थे, पुअर्स बिकेम पुअर एंड रिच बिकेम रिच। जो पुअर्स थे वो ज्यादा पुअर हो गए थे, और जो रिच थे वो और भी ज्यादा रिच हो गए थे। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों बता दूं, चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 1859 में देखने को मिलती है। इस थ्योरी में क्या था, ऐसा माना जाता है जो ह्यूमंस थे उनके फोर फादर्स कौन थे, मंकी थे। यानी हमारी जो उत्पत्ति हुई ह्यूमंस की, मंकी से हुई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो हमारा रिलीजन था उस पर क्वेश्चन उठने लगे, यानी क्वेश्चंस ऑन रूल ऑफ चर्च, जो चर्च के रूल थे उस पर क्वेश्चंस उठने लगे। चर्च का मानना कुछ और था, और हमारी चार्ल्स डार्विन थ्योरी क्या बोल रही है कि भाई ह्यूमन कहाँ से आए हैं, मंकी से, ह्यूमंस के फोर फादर्स कौन है, मंकी। तो यहाँ पे चर्च के रूल पे क्वेश्चंस उठने लगे थे। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, डिक्लाइन इन मोरलिटी देखने को मिलेगा, जो हमारी मोरलिटी थी उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रिलीजन था उस पर हमारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। एज ऑफ मेटेरियलिज्म कहा जाता है इस एज को। अब देखिए मैं आपको बता दूं मेटेरियलिज्म क्यों कहा जा रहा है। जो अमीर है वो काफी अमीर है, तो वो सोफ करने के लिए नई चीजें खरीद रहे हैं, सोफ कर रहे हैं, तो इसलिए इस एज को एज ऑफ मेटेरियलिज्म भी कहा जाता है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। अब देखिए हम विक्टोरियन एज के कुछ लिटरेरी फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो नॉवेल्स थे वो ज्यादा फेमस हो गए थे, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि रोमांटिक एज में पोएम्स ज्यादा फेमस थी। फोकस ऑन मासेस, यानी सिटी लाइफ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, रूरल लाइफ को यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा था। बट रोमांटिक एज में क्या था, रूरल लाइफ को बहुत अच्छे से, काफी इमेजिनेशन तरीके से दिखाया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे बता दें आपको, इससे पहले हमने पढ़ा था कि रोमांटिक एज में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा थी, बट विक्टोरियन एज में हमें रियलिस्टिक चीजें देखने को मिलेंगी। यानी देयर वर इमेजिनेशंस इन रोमांटिक एज, बट इन विक्टोरियन पोएट्री रियलिस्टिक इन नेचर, यानी रियलिस्टिक चीजें आ गई थी, नॉट आइडियलाइज्ड अनलाइक रोमांटिक वर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, आइडियलाइज है आदर्शवाद। देखो रोमांटिक जो वर्क थे उनमें आदर्शवाद था, यानी इमेजिनेशन चीजें थी कि ये ऐसा होना चाहिए, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। बट विक्टोरियन एज में ऐसा नहीं था। विक्टोरियन एज में जो चीजें जैसी थी वैसे दिखाई गई थी कि ऐसी हैं, बट होना ऐसा चाहिए, रियलिटी दिखाई जा रही थी। जो विक्टोरियन एज थे ये बिल्कुल जो रोमांटिक्स थे वो थोड़े काइंड थे, बट विक्टोरियन थोड़े हार्श थे, क्रूरल थे, यानी चीजों को जैसी एज इट इज जैसी थी वैसे ही दिखा रहे थे ये लोग, जो विक्टोरियन पोएट्स थे। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारी जो विक्टोरियन एज है वो समाप्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।